हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मंथन 24/7 पर स्वागत करता हूं। तो हम ज्योमेट्री की सीरीज चला रहे थे और उसमें हमने एक लेक्चर कर लिया था जिसमें हमने ज्योमेट्री बेसिक्स से स्टार्ट किया था। आज भी हम जो लेक्चर करेंगे उसमें थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं, वो करेंगे। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स लगाएंगे। कुछ क्वेश्चन करेंगे जो NCERT से संबंधित हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए भी हैं। जिन्होंने मेरा पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है वो आई बटन पर क्लिक करके वो लेक्चर देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। बेसिकली हम चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं। जैसे आपको कुछ टर्म दे दिए क्वेश्चन में, मान लीजिए एक टर्म दे दिया एंगल बाइसेक्टर। आपको एंगल बाइसेक्टर के बारे में जानकारी नहीं है तो आप क्वेश्चन करोगे कैसे? तो इसी तरह से हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो हम बेसिक से उठा रहे हैं, बिल्कुल एक एक शब्द और उनके यूज और उनका क्या मतलब है वो चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, आज चलिए कल से आगे शुरू करते हैं जो हमने पिछली वीडियो में कराया था। कल हमने एंगल्स के बारे में पढ़ लिया था और एंगल्स में कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ये चीज़ें कर ली थी। तो आज शुरू करते हैं हम लाइन से। देखिए लाइन क्या है, लाइन के बारे में कल बता चुका हूँ। अब दो लाइन है, उन दो लाइंस को ड्रॉ करने के दो तरीके हैं। देखिए पहला तरीका क्या है, या तो ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करें या फिर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों। पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है, इंटरसेक्शन के लिए क्या कंडीशन है, वो हमें पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इंटरसेक्शन वाली लाइन देखते हैं। जो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी उनका एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ठीक है, अब इसमें हमें एक एंगल पूछता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने दो लाइनें खींच दी है, हमने इन लाइंस को नाम दिया L1 और L2, L1 एंड L2। अब ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, हमने मान लिया ये पॉइंट है O। अब यहां पर पूछेगा आपसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे। जैसे एक एंगल है ये हमारे पास, हमने इसे मान लिया A, तो दूसरा एंगल जो होगा ये वाला, ये भी A होगा और ये आपस में दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, यानी इन्हें हम हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण भी बोलते हैं। अब ये A है और देखिए मैंने कल बताया था एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बना हुआ कोण कितना होता है, 180 अंश। जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है ये और मैंने इसके ऊपर ये पूरा कोण देखूंगा इसे, तो ये कितना होगा, 180 अंश। तो इसी तरीके से ये एक स्ट्रेट लाइन है, L2 एक स्ट्रेट लाइन है। इतना एंगल जो है ये आपके पास A है, तो ये बचा हुआ जो एंगल होगा ये 180 माइनस A होगा। ये 180 माइनस A है तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला है। देखिए ये वाला एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट है, 180 माइनस A। तो आपको यहां से क्या पता चला कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। जैसे एंगल A इसके बराबर होगा, इस वाले एंगल A के, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम पैरेलल लाइंस में, जैसे एक दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्स लाइन क्रॉस कर रही है तो इस चीज को वहां पर हम यूज करके एंगल्स फाइंड करेंगे। अब ये तो हो गई इंटरसेक्शन वाली लाइन वाली प्रॉपर्टी। अब देखते हैं हम पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी। देखिए पैरेलल लाइन क्या होंगी, दो लाइन है आपस में कभी एक दूसरे को काटे नहीं, किसी भी पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्शन ना करें। इसका मतलब क्या है, प्रत्येक पॉइंट पर इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी लंबवत दूरी किसी भी पॉइंट पर अगर हम निकालें तो वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, चेंज ना हो। यदि ये लेंथ h है, ये h है, ये h है, ये h है, सारी की सारी कैसी होनी चाहिए, ये इक्वल h होनी चाहिए। तो ये लाइन कैसी कहलाएंगी, पैरेलल लाइंस। जैसे आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल रेल की पटरियां आपस में कभी क्रॉस नहीं करती, वो पैरेलल है आपस में यानी समांतर। ठीक है, तो इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कैसी होगी, कांस्टेंट यानी इक्वल। चलिए अब इन्हीं पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नहीं कुछ इसकी प्रॉपर्टी। देखिए दो पैरेलल लाइंस ले ली मैंने, कुछ एंगल्स पढ़ेंगे यहाँ पे, कुछ एंगल्स के नाम, उनकी प्रॉपर्टी। दो लाइन ली मैंने पैरेलल्स और इन्हें एक ट्रांसवर्स लाइन क्रॉस कर रही है, काट रही है, इसे हम ट्रांसवर्स लाइन बोलते हैं, यानी इसे त्रियक रेखा बोलते हैं, त्रियक रेखा। ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल लाइन है, L1 और L2। अब हमें कुछ एंगल्स देखने हैं यहां पर। ये एंगल इन दोनों के अंदर है तो इसे हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल।
ये भी इस लाइन के अंदर है, इसे भी हम इंटीरियर एंगल बोलेंगे। तो देखिए एक तरफ के एक ट्रांसवर्स लाइन, देखिए ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो एक तरफ के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होगा। यदि हम इसे ए मान लें, इसे हम बी मान लें, तो ए और बी का जो टोटल होगा वो होगा 180 डिग्री एक तरफ के एंगल्स, यदि इस ट्रांसवर्स लाइन के एक तरफ के एंगल है तो। अब ये एंगल और ये एंगल, ये भी इंटीरियर एंगल है, तो इनका भी सम कितना होगा, ये भी 180 होंगे। अगर हमने इसे C मान लिया, इसे D मान लिया, तो C प्लस D इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री। समझ में आ गया होगा आपको, एक तरफ के इंटीरियर एंगल, इन्हें इंटीरियर यानी एकांतर कोण बोलते हैं। अब एक तरफ के 180, इधर के भी 180, ये दो चीज आपको समझ में आ गई। अब मैंने मिटा के एक चीज और समझाता हूं, देखो आपको। अब मैंने क्या किया, एक ये एंगल ले लिया B, देखिए ये तो थे इंटीरियर एंगल और ये होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी अल्टरनेट एकांतर। ये A है तो ये B है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, A इक्वल B, यानी ये A एंगल इस B एंगल के इक्वल होगा। वो मैं आगे बताऊंगा क्यों होगा, पहले आप इसे समझिए कि क्यों होगा, ठीक है। ये बराबर होते हैं। अब यदि ये एंगल C है तो ये वाला एंगल भी C होगा, ठीक है। अब ये A तो ये भी A, और ये C तो ये भी C। अब इन एंगल्स को हम बोलते क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब क्या करते हैं, हम एक्सटीरियर एंगल लेते हैं। देखिए इसे मिटा देता हूं दोबारा। दो मैंने पैरेलल लाइंस फिर से ले ली, एक ट्रांसवर्स लाइन ने फिर काट रही है। अब की बार लेते हैं हम एक्सटीरियर एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। देखिए एक इस लाइन के एक ही तरफ है, सीधी सी बात है, मैंने बताया था आपको पहले, ये एंगल एक तरफ थे तो इनका सम कितना था 180 डिग्री। अब की बार एक्सटीरियर एंगल लिए है मैंने, इस लाइन के इस तरफ के एंगल इन दोनों का, अगर ये A है और ये B है तो A प्लस B कितना होगा, A प्लस B भी आपके पास 180 होगा, ठीक है। ये एंगल है C और ये एंगल है D, तो इस कंडीशन में भी ये ट्रांसवर्स लाइन के इसी तरफ के एंगल है एक्सटीरियर एंगल, तो C प्लस D भी आपका 180 डिग्री होगा। इन्हें एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे, यानी बहिष्कोण, ठीक है। अब देखते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये आपको समझ में आ गए होंगे, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैंने फिर से इन्हें दोबारा लाइन ड्रॉ की। अब वही कंडीशन जो हमने इंटीरियर एंगल में अपनाई थी, अल्टरनेट वाली, यही बहिष्कोण यानी एक्सटीरियर एंगल में देखेंगे। जैसे ये एंगल A है आपके पास, तो आपके पास इसका और इसका सम कितना था 180, तो इसका मतलब ये 180 माइनस A। भाई इन दोनों का सम मैंने आपको 180 बताया था, तो यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास 180 डिग्री, ठीक है। तो उसी तरीके से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा A। देखिए ये कैसी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के ऊपर का एंगल, ये वाला एंगल भी 180 और ये वाला एंगल भी 180, तो इसका मतलब जब इतना एंगल 180 माइनस A है तो ये वाला एंगल कितना बचा A। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो आपको कितनी वैल्यू मिलने वाली है 180 डिग्री। तो इससे हमें क्या चीज़ पता चली, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो होंगे, दोबारा मिटा के बनाता हूं, अगर ये A है तो ये भी A होगा, ये B है तो ये भी B होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। यहां पर भी देखिए A प्लस B कितना है 180 और यहां पर भी A प्लस B कितना है 180। ये हो गए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब देखते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं। मैंने दो पैरेलल लाइन फिर से खींची और एक ट्रांसवर्स लाइन यानी तिर्यक रेखा इन्हें फिर से काटती है, तो ये एंगल A मान लिया हमने फिर से, तो ये एंगल भी A होगा। ये दोनों संगत कोण होंगे, एक बहिष्कोण और एक अंतःकोण। ये कैसे होंगे, संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल।
ये बी है तो ये भी बी होगा। अब जो मैंने उस तरह से निकाला था कि ये बी, अगर यहाँ हमने बी मान लिया तो ये एंगल भी बी आ रहा था, तो वो क्यों आ रहा था आपको ये चीज़ नोट करनी है। मैंने बताया था आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी दो लाइंस अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो आप देखिए ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर इस पॉइंट पर, यदि ये बी है तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, तो इसका मतलब ये भी बी होगा। ये ए है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये ए, तो ये भी ए होगा। ये ए है तो ये भी ए, और ये बी है तो ये भी बी, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब देखिए वही कंडीशन आ रही है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल, जो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल इसके इक्वल होगा, इस और इसका सम 180 होगा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। चीजें वहीं से निकल कर आ गई, ये किससे आई थी, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इन्हीं पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये तो होगी दो लाइन वाली बात। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक लाइन और खींच दूँ तो इस कंडीशन में भी सारी कंडीशन वही फॉलो होंगी। जैसे ये ए है, ये ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है, ये बी है तो ये भी बी होगा, ये ए है तो ये भी ए, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए ए और ए, बी बी और बी, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल, ये बी है तो ये भी बी होगा। ज़्यादा घिचपिच हो रही है तो मैं एक बार फिर से आपको छोटा हल्का सा साफ फिगर बना के दोबारा समझा देता हूँ, क्योंकि देखो बेसिक क्लियर होना जरूरी है। अगर आपको टर्न की नहीं पता होगी तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। सबसे पहले दो हमने पैरेलल लाइंस खींची, एक पैरेलल लाइन हमने और ले ली। देखिए इस तरफ के ये वाले एंगल सारे ये कैसे हैं, इक्वल। अगर ये एक है, सॉरी ए ले लो, नाम लेते ए, ये भी ए है तो ये भी ए होगा, ठीक है। यदि ये बी है तो ये भी बी होगा और ये भी बी होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम वर्टिकली अपोजिट यानी शीर्ष अभिमुख कोण। देखिए रेड पेंसिल लगाता हूँ रेड से, ये ए है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये, तो ये भी ए हो जाएगा। देखिए ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये इससे देखिए वर्टिकली अपोजिट से भी इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल से भी इक्वल होगा, ठीक है। ये ए तो ये भी ए, ये बी है तो ये भी बी, ये बी है तो ये भी बी और ये भी बी। किन्हीं भी 3 4 5 जितनी भी इनफिनिट पैरेलल लाइंस है सब के लिए अगर एक ट्रांसवर्स लाइन काट रही है तो वही कंडीशन फॉलो होगी। अब इसी तरीके से ये तो हमने 3 लाइन ले ली। अब एक कंडीशन और देखते हैं। दो पैरेलल लाइंस फिर से खींची हमने और ये भी दो पैरेलल लाइंस खींच ली। ये ट्रांसवर्स लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो देखिए ये ए तो ये भी ए, ये ए तो ये भी ए। देखिए इस वाले फिगर को मैं अगर ऐसे घुमा दूं तो ये क्या बनेगा, इस तरह से तो बनेगा। तो ये एंगल इसके इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। यदि इसे मैं ऐसे घुमा दूंगा तो ये कंडीशन आ जाएगी, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा। ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा। देखिए हम इस तरह से ना लेकर के हमने इस लाइन को अलग कर लिया, हमने दो पैरेलल लाइंस, ये एक ट्रांसवर्स लाइन में कट कर रही है तो ये ए है तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी ए इसके इक्वल होगा। इसी कंडीशन में हमने ये मान लिया। अब ये ए है, अब हमने ये बी मान लिया तो ये भी बी होगा, ये भी बी होगा और ये भी बी होगा। तो आप इस तरह से ना फाइंड कर सकते हैं। नीचे वाले एंगल फाइंड करने हो तो वर्टिकल अपोजिट लगा दीजिए। वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन कौन से, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ इसका वर्टिकली अपोजिट कौन सा है बी, इसके सामने कौन सा, आमने सामने। देखिए दो लाइन आपस में क्रॉस कर रही हैं तो सामने वाले एंगल बराबर होंगे। जैसे ये वाला एंगल, इसके सामने कौन सा एंगल है ये, इसके सामने एंगल कौन सा है ये वाला एंगल, ये आपस में इक्वल होंगे। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो बी एंगल इसके इक्वल, ए के सामने वाला एंगल ये है तो ये भी ए के इक्वल, यानी ये भी ए हो जाएगा। ये यदि बी है, इसके सामने वाला एंगल ये भी बी होगा, इसके सामने वाला एंगल ये भी ए होगा, ये बी, ये ए, और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब देखिए आप खुद सोचिए, हर जगह आपको यहाँ पता है a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री,
जहाँ जहाँ ए और बी है उनका टोटल 180 होगा। देखिए ए और बी इस तरफ आ रहे हैं तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया 180 डिग्री। यदि कोई लाइन है, दो पैरेलल लाइंस हैं, हमने ट्रांसवर्स लाइन से काट दिए से, तो ये दोनों एंगल एक तरफ के, जैसे यहाँ पर बी और ए हैं तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। इस एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। इसी तरह से इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। ए प्लस बी 180 डिग्री, ए प्लस बी 180 डिग्री, ए प्लस बी 180 डिग्री। अब देखिए आपको इन लाइंस में इक्वल एंगल कैसे पहचानने, अगर आप भूले नहीं उसके लिए क्या करना है आपको, दो लाइन ये ले ली मैंने, फिर एक लाइन काट रही है। देखिए जहाँ जेड बन रहा हो, जेड कौन सा, देखिए ये जेड बन रहा है यहाँ पर, तो ये जेड के एंगल ये वाले, जैसे मैं इसे इस तरह से बना दूं तो जेड कौन सा बन रहा है, ये आपके पास ये जेड बन रहा है ये, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। अब यहाँ पर एक ये भी जेड बन रहा है ये एंगल के उल्टा, तो ये एंगल के इक्वल होगा। तो आप इस तरह से इन्हें फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए ये इक्वल आ गए तो आप वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम पढ़े हुए हैं, तो ये एंगल इसके सामने वाला एंगल कौन सा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये इसके अपोजिट एंगल है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। इसके सामने वाला एंगल ये है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। इसके सामने वाला एंगल ये है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी। अब हम इन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। देखिए आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर किसे कहते हैं। पहले डिनोटेशन आना चाहिए, जैसे हम किसी एंगल को डिनोट कर रहे हैं, जैसे मान लिए ये आपको एक ट्रायंगल दे दिया, हम ट्रायंगल पढ़ेंगे आगे चल के, लेकिन पहले मैं ट्रायंगल के बारे में कुछ एक चीज़ बता दूं आपको। जैसे एंगल डिनोट करना, आपने इस ट्रायंगल का नाम दिया ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये इसके 3 वर्टेक्स हैं यानी 3 शीर्ष हैं। तो अगर आपसे कहे एंगल बी तो आप इजीली बता दोगे कि एंगल बी कौन सा है, एंगल बी ये है। लेकिन अगर आपसे कह दिया एंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी, एंगल सी ए बी, तो भाई जिन्हें आते हैं दे अच्छी बात है, लेकिन जिनको ये चीज़ नहीं आती है वो ध्यान से देखें। जो एंगल आपका बीच में लिखा हुआ होगा जो वैल्यू, तो ये उस एंगल की वैल्यू होगी। जैसे मान लो आपको एंगल ए बी सी की वैल्यू दी 60 डिग्री, सॉरी ए बी सी इक्वल 60 डिग्री, तो इसका मतलब क्या, एंगल कौन सा है, ये बी, तो बी बीच में है तो इसकी बात हो रही है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब सी ए बी की बात दी आपको, सी ए बी आपको दे दिया 40 डिग्री, तो इसका मतलब एंगल ए 40 होगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 40 डिग्री। और ये देखिए तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, तो ये 60 ये 40, ये हो गए 100, बचा कितना 180 के लिए 80, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपको 80 अंश। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन करेंगे इस पैरेलल लाइंस के ऊपर वही करेंगे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 क्यों होता है। फॉर एग्जांपल हम इसी चीज़ को सॉल्व करेंगे। देखिए किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश क्यों होता है। ये आपने एक ट्रायंगल ले लिया, अभी जो पीछे हम पढ़ के आए हैं पैरेलल लाइंस में एक ट्रांसवर्स लाइन क्रॉस कर रही है, उसी चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए हमने क्या काम किया, इस लाइन के पैरेलल ए बी सी हमने पॉइंट मान लिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। हमने इस लाइन के पैरेलल इस वर्टेक्स से एक पैरेलल लाइन खींच दी, एक लाइन खींची, मतलब ये इसके पैरेलल, यानी हर एक पॉइंट पर इसकी डिस्टेंस कैसी है कांस्टेंट यानी इक्वल। तो ये पैरेलल लाइन हो गई। और हम क्या काम करते हैं, इस सी ए लाइन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमने इसे आगे बढ़ाया, यहाँ पे आगे बढ़ा दी। अब बी ए लाइन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए किसी भी क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि बी ए लाइन को आगे बढ़ाया गया, तो इसका मतलब ये बी ए लाइन जो एक ही तरफ बढ़ाई जाएगी। अगर आपसे कह रहा है कि ए बी लाइन को आगे बढ़ाया गया, तो इसका मतलब ए से बी की तरफ को लाइन आगे बढ़ाई जाएगी। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये हो गई, हमने दोनों आपस में बढ़ा दिए आगे। अब आप खुद सोचिए, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्स लाइन में क्रॉस कर रही है। तो अगर ये एंगल ए है, अब ये एंगल आपके पास सी है,
और ये एंगल आपके पास बी है। ए प्लस बी प्लस सी यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 180 प्रूफ करना है हमें। तो क्या काम करना है, देखिए यहाँ जेड बन रहा है, ये वाला मैंने बताया था आपको। तो ये सी एंगल इस सी एंगल इसके एंगल के इक्वल हो जाएगा सी, ये सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी एक जेड बन रहा है ये वाला, तो ये एंगल जो बी होगा ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे मान लो मैं दो लाइन लेता हूँ, ये वाली, एक ये वाली लाइन ले ली मैंने, एक ये वाली लाइन ले ली मैंने, ये और एक ये लाइन ले ली मैंने, ये वाली। तो ये एंगल इसी पर है, तो बी अगर ये बी है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये तो होगा, संगत कोण बी। तो वही चीज़ मैंने यहाँ ली थी बी। अब इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है बी। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, ये आमने सामने एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ ऊपर वाली को। अब खुद सोचिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन के ऊपर के सारा एंगल जो होता है इसका सम 180 डिग्री, और इसके नीचे वाले जो एंगल होंगे उन सब का भी सम 180 डिग्री। यदि मैं इन सबको जोड़ूं कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। और इसमें एंगल कौन कौन से इंक्लूड हैं, ए बी एंड सी। तो सीधा सीधा आप यहाँ से कह सकते हो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप इस तरह से ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है 180 प्रूफ कर सकते हैं। तो ये इसी पर बेस्ड एक एग्जाम्पल हो गया। चलिए अब एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखिए मैं जो आपको क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो एनसीईआरटी क्लास 9 की बुक से लेकर आया हूँ। बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको करने हैं, वो प्रैक्टिस करनी है। एक ये लाइन दी है आपको, एक ये लाइन दी है आपको, और एक ये। अब आपसे कहा है इसमें ये है 135, ये कितना है 135, और नीचे वाला एंगल है 40 ये वाला, और आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो आपको फाइंड क्या करना है, एक्स एम वाई। हम पहले नाम रखते हैं इनके, देखिए नाम रख लेते हैं। ये है आपके पास P एक्स क्यू, और आपके पास है M, ये है Y, और ये है S लाइन है आगे R। अब आपको फाइंड जो करना है, आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपको इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है जो है आपके पास ये, इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम क्या काम करते हैं, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल दी हुई है, तो ये पैरेलल हैं। अगर हम किसी एक लाइन के पैरेलल बीच में यहाँ से लाइन खींच दे तो वो इसके भी पैरेलल होगी और इस वाली लाइन के भी पैरेलल होगी। तो इसका मतलब हमने एक पैरेलल लाइन यहाँ खींच दी, ये आगे बढ़ा दी यहाँ पे, और ये भी आगे बढ़ा दी। अब देखिए ये है ट्रांसवर्स लाइन, ये दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्स लाइन इन्हें काट रही है। अब ये है इंटीरियर एंगल। अब मैंने बताया था किसी भी लाइन में, ये दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है, तो इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। आपसे ये एंगल पूछा है, जबकि ये वाला एंगल आपके पास कितना हो जाएगा, ये 135 है, ये 180, इन दोनों का जोड़ होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम इसे 180 में से घटा दें तो कितना आएगा, देखिए ये है कितना 180, और कितना घटाना आपको 135, तो आपका आ जाएगा 45। तो ये आया आपके पास 45 डिग्री, ये हमने निकाल लिया। यदि ये और पता चल जाए हमें तो इस पूरे एंगल की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो किस तरह से, अब इसमें भी वही कंडीशन लगाते हैं। देखिए ये एंगल और ये एंगल, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जेड बन रहा है वाला, मैंने बताया था जेड वाले में जो इंटीरियर एंगल होते हैं, जैसे जेड ये बन रहा है, तो इसमें कहाँ कोने बन रहे हैं, एक ये कोना और एक ये वाला कोना, इनका ये कैसे होंगे इक्वल, आपस में एंगल इक्वल होंगे। तो ये एंगल 40 है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 40। अब आपको ये वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो ये 45 है और ये 40 है, कितना हो गया 85 डिग्री इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से कर सकते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं अच्छे से। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
देखिए दो पैरेलल लाइंस दी हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, इन अ फिगर 6.27 ए बी इज पैरेलल सी डी। देखिए ए बी दी है एक लाइन आपको और एक सी डी लाइन दी है आपको, सी डी वाली, और सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। देखिए इनके नाम रख लेते हैं हम पहले, ए बी सी डी ई एंड एफ। अब उसने क्या कहा है कि ई ए परपेंडिकुलर टू ए बी, ई ए परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब ई ए जो लाइन है हमने इसको मिला दिया यहाँ से यहाँ तक। ये ई ए जो लाइन है इस ए बी लाइन पर परपेंडिकुलर, यानी कि कितने एंगल बनाती है, 90 डिग्री। देखिए परपेंडिकुलर का साइन क्या होता है, जैसे कोई ए बी लाइन सी डी लाइन पर परपेंडिकुलर है तो उसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर का साइन होता है ये। और पैरेलल लाइन का साइन क्या होता है, यदि ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है तो ये पैरेलल लाइन का साइन होगा। यदि किन्हीं दो लाइन के बीच में ये साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है ए बी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है, ये दोनों आपस में कैसी हैं, पैरेलल यानी समांतर। ये लाइन ए ई ए इस पर परपेंडिकुलर है, यानी ये एंगल कितना आपके पास 90 डिग्री। अब इससे आगे क्या दिया है, इफ बी ई एफ, बी ई एफ, यदि हम इसे मिला दें, थोड़ा टेढ़ा खिंच गया भैया, हमने मिला दिया इसे। अब क्या पूछा है, बी ई एफ आपको दिया है 55। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, और आपसे पूछा है एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई क्या है यहाँ पे, एक्स वाई एंड जेड। देखिए जेड तो आपके पास ये है और वाई आपके पास क्या है, ये, और एक्स क्या है आपके पास, ये। देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे हम। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो दोनों लाइन आपस में ये भी पैरेलल हो जाएंगी। और ये एक ट्रांसवर्स लाइन काट रही है। देखिए मैंने आपको बताया था दो पैरेलल लाइन है, इन्हें ट्रांसवर्स लाइन काटेगी तो इनके एक तरफ के एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये जरूरी थोड़ी ट्रांसवर्स लाइन इस तरह से हो, ये इस तरह से भी हो सकती है सीधी लाइन। तो इसका मतलब इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम कितना होना चाहिए, इसका भी 180 होना चाहिए। तो ये दो पैरेलल लाइन है, ये वाली, ये और ये। तो इन दोनों पैरेलल लाइंस को ये एक लाइन काट रही है, क्रॉस कर रही है। यदि ये पैरेलल है तो इसका सम इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये भी तो 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये इस लाइन के एक तरफ के एंगल है, ये 90 है, तो ये बचा हुआ ये भी 90 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या पता चला, z + 55 = 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर z + 55 = 90 डिग्री। अगर यहाँ से हम z की वैल्यू फाइंड करें तो आपको हमें वैल्यू मिलती है 35 डिग्री। देखिए z की वैल्यू हमें मिल गई। अब y और x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। अब एक चीज़ आप देखिए, ये जो एंगल है x और ये जो एंगल है y, ये एंगल x और ये एंगल y आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। ये दो पैरेलल लाइन है, ये वाली और ये वाली पैरेलल लाइन, इनको ये ट्रांसवर्स लाइन काट रही है। ये इसके ऊपर एक यहाँ एक्सटीरियर है और एक इंटीरियर एंगल है, तो ये हो गए आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल, ये आपस में इक्वल होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था अभी क्वेश्चन में, पीछे बताया था मैंने आपको, यदि दो लाइन इस तरह से पैरेलल हैं, एक लाइन ऐसे काट रही है इन्हें, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो वही कंडीशन यहाँ पर बन रही है, ये दो लाइन आपस में पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्स लाइन में काट रही है। तो ये अगर हम इस फिगर को इस तरह से घुमा दें, इन दो लाइन्स को हम इस तरह से मान लें, तो ये एंगल और ये एंगल, ये y हो जाएगा और ये x हो जाएगा। कुछ ऐसा ही तो फिगर बन रहा है, ये x = y। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x किसके इक्वल है, y के इक्वल। अब आपको एक चीज़ देखनी है, z की वैल्यू आई आपके पास 35। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, चलो यहीं समझ लेते हैं। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं, ठीक है, और ये एंगल आपस में इक्वल है। इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। अब आप खुद सोचिए, ये एंगल एक ही लाइन के इधर हैं, ये दोनों पैरेलल हैं,
और ये इसके इस तरफ है, ये भी इसके इस तरफ है, तो ये इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। इस कंडीशन से अगर हम देखें, इसका सम और इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये वही कंडीशन बन रही है। यदि हम इस फिगर को इस तरह से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दें तो ये दो पैरेलल लाइन जो इस तरह से हैं ये इस तरह से हो जाएंगी, और ये एंगल इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। आपके पास इसकी वैल्यू 55 है ऑलरेडी, इसकी वैल्यू निकालनी है तो 180 में से घटा दीजिए। 180 माइनस 55, आपके पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 125। तो आपके पास जो y की वैल्यू आई वो आई 125 डिग्री। अब पहले ही हम कह चुके हैं x इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब यदि y 125 है तो x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 125 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से कर सकते हैं। आपको चीज़ें आपस में रिलेट करनी है, ठीक है, खोना नहीं क्वेश्चन। कभी आप इसमें खो जाओ, ढूंढ ना पाओ क्वेश्चन करना कैसा, तो आपको ईजिली करनी है क्वेश्चन। चलिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं इनके बेस्ड। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, एक इन्हें ट्रांसवर्स लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है। अब इसने क्या कहा है? ये है 50 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये है x, ये है y और ये है आपके पास 130। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ए बी सी डी आपस में पैरेलल है, यानी ए बी, अगर ये लाइन कौन सी है? ए बी, ए एंड बी, सी एंड डी, तो ए बी पैरेलल टू सी डी। आपको ये क्वेश्चन में गिवन है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की और y की। तो देखिए सबसे पहले ये एक लाइन है। अब किसी भी लाइन के एक तरफ के एंगल, जैसे मैं यहाँ से मान लूँ ये 180, इनका टोटल, इनका भी टोटल 180। तो इसका मतलब x और 50 का जो टोटल होगा वो कितना होगा? 180। x प्लस 50 इक्वल 180, और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 130। सिंपल। x की वैल्यू आपने क्या निकाली? वो आई 130 डिग्री। अब आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए दो लाइन आपस में क्रॉस कर रही हैं, काट रही हैं, तो ये सामने वाले एंगल आपस में बराबर होते हैं। यदि ये x है तो ये भी x, पढ़ाया था मैंने भी आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये दो लाइन आपस में काट रही हैं, तो ये यदि 130 है तो y भी कितना हो जाएगा? 130। ये 130 के सामने वाला एंगल है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 130। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपसे आसानी से लगा सकते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? देखिए दो लाइन दी हैं पी क्यू और एस टी। ये पी क्यू लाइन है और इस तरह से ये एस टी लाइन है। पी क्यू एस टी और ये है पॉइंट आर। आपको क्या दिया है? पी क्यू जो है दोनों पैरेलल लाइन्स हैं। पैरेलल लाइन के लिए साइन क्या है? पी क्यू पैरेलल टू एस टी। जहाँ भी ये साइन हो इसका मतलब ये है कि लाइनें दोनों आपस में पैरेलल हैं। अब इसने ये एंगल जो दिया है 110 यानी 110 अंश, और ये दिया है 130 अंश। अब क्या करना है आपको? एंगल आर फाइंड करना है। एंगल आर कौन सा? ये वाला। अब देखिए करते क्या है। पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? पहले हमने इस लाइन पी क्यू को इस एस टी के लॉन्ग आगे बढ़ाया, डैश डैश करके बढ़ाता हूँ। देखिए ये बढ़ा दिया हमने, ये पी क्यू को हमने आगे बढ़ाया, ये एस टी के पैरेलल है। अब एस टी के पैरेलल है तो हम क्या काम करेंगे? ये इसे भी अगर हम आगे बढ़ा लें तो आपके समझने के लिए मैं बता दूं, जैसे दो पैरेलल लाइंस हैं, इससे अगर ये एक ट्रांसवर्स लाइन काट रही है, जो मैंने पीछे वीडियो में इसी में बताया है कि ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और आपस में इक्वल होंगे। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये एक ट्रांसवर्स लाइन काट रही है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल भी होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, जो मैंने बताया था। ऊपर वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल और नीचे वाला ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो ये जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा? 130 अंश। अब देखिए आपके पास 130 अंश ये आ गया, हमें ये फाइंड करना है। सबसे पहले ये लाइन देखिए,
ये जो लाइन है हमने मान लिया इसे क्यू डैश तक बढ़ाया गया, तो ये जो क्यू डैश जो लाइन है, यदि इसके ऊपर ये एंगल पूरा बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इन एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। जबकि इतना जो एंगल आपको दिया हुआ पहले से ही ये 130 है, तो बचा हुआ कितना हुआ आपके पास, बचा हुआ जो एंगल है आपके पास वो बचा 50। देखिए ये 50 और ये 130 मिलकर तभी तो 180 अंश बनाएंगे इसको, तो ये कितना हो गया 50 अंश। अब आपको ये एंगल फाइंड करना है। देखिए ये पूरी एक लाइन है, इसके ऊपर भी ये वाला एंगल कितना होगा 180 अंश। 110 आपको यहाँ तक दिया हुआ है, तो ये कितना बचा आपके पास 70। ये 70 है, ये 50 है, और जबकि ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो इस ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 अंश। तो ये दोनों मिलाकर बनाने हैं 120, तो 180 बनाने के लिए कितने और जरूरत पड़ेगी, वो जरूरत पड़ेगी हमें 60 अंश की। तो ये एंगल हमारे पास निकल कर कितना आया 60 अंश। एक तो तरीका ये है, हम इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं। अब एक तरीका और है जो मैं बताता हूँ आपको कि दूसरी तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए मैंने क्या काम किया, चलो दोबारा इस फिगर को बनाते हैं। सबसे पहले एक चीज समझ लो, इस क्वेश्चन करने से पहले यदि मैं आपको एक ट्रायंगल दूं, ये वाला ट्रायंगल है एक ABC, A B एंड C। देखिए अगर मैं BC लाइन को आगे बढ़ाऊं, BC लाइन को मैंने यहां आगे बढ़ा दिया, इस BA लाइन को इस तरह आगे बढ़ा दिया, और CB लाइन को भी इस तरह आगे बढ़ा दिया मैंने। तो इसमें क्या एक प्रॉपर्टी आती है इसकी निकलकर सामने, इसकी एक प्रॉपर्टी सामने निकलकर ये आती है कि यदि ये एंगल C है तो C एंगल का बहिष्कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो कितना होगा, रिमाइंडर जो एंगल हैं, रिमेन टू एंगल्स का सम। जैसे एक एंगल ये A है और ये एंगल B है, तो इन दोनों का सम होगा A प्लस B। और ऐसा क्यों होगा, देखिए इस पूरी लाइन का जो टोटल होगा कितने अंश की होगी पूरी लाइन 180 अंश की। मैंने बताया था कोई भी सरल रेखा उसके ऊपर बना हुआ कोण कितना होता है 180 अंश। तो इस सरल रेखा के ऊपर बना हुआ कोण 180 अंश होगा, जिसमें से C आपका एंगल यहाँ तक हो गया। तो ये बचा हुआ एंगल मिलकर C के साथ 180 अंश बनाएगा, जबकि हमने पहले ही प्रूव किया है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये पूरा एंगल 180 डिग्री है, ये C यहाँ तक हो गया। यदि A प्लस B ये हो जाएगा तो तीनों को मिलकर 180 अंश बनाएंगे, तो वही कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा A प्लस B। और सीधा सीधा आपको क्या याद रखना, अब मैं बताता हूँ। इस लाइन को आगे बढ़ाया हमने, तो जो इस C का बहिष्कोण होगा वो इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा, A प्लस B। ये हो गया। एंगल B का जो बहिष्कोण होगा, B के अलावा बचे कौन से एंगल, A और C, A और C, तो ये A प्लस C का ये होगा, ये A प्लस B के बराबर होगा। इसी तरह से ये एंगल A को आगे बढ़ाया, तो ये कौन सा एंगल है, एंगल A। बचे हुए एंगल कितने हैं B और C, तो ये जो रिमेन एंगल है ये होगा B प्लस C। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसी फॉर्मेट को लगाकर हम इस क्वेश्चन को दोबारा करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है अभी जो कर रहा था मैंने। देखिए ये एक लाइन थी PQ, छोटी लाइन ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ी हो गई। ये इस तरह से ST दूसरी लाइन है, S और T। अब ये है PQ, ये है 110 अंश, ये है आपका 130 अंश। अब आपको R फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को उसी तरह से जैसे पहले क्वेश्चन में बढ़ाया था हमने, इसे आगे बढ़ा दिया। अब ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, पीछे मैंने करा था, दोबारा इसे मैं नहीं करूँगा, अब समझ गए कैसे निकालेंगे। ये है 130, ये 130 आ गया। अब 130 आने के बाद ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल कितना हो गया 50। देखिए अब ये एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से, ये और ये। अगर मैं इस तरह से इसे घुमा दूँ, इसे क्लॉकवाइज घुमा दिया मैंने, तो ये कुछ इस तरह से ट्रायंगल बनेगा। देखिए ये हो गया इसका 110 अंश है, 110 अंश के बराबर में ये होगा 50, और ये आपको R फाइंड करना है। देखो कुछ इस तरह से तो होगा भी है, इसे अगर मैं इस तरह से घुमा दूँ तो ये इस ट्रायंगल को फॉर्म करेगा। तो ये 110 है, ये 50 है और ये R है। यदि ये कोई भी एंगल है, मान लिया हमने, इसकी हमें पता नहीं है
ये 70 अंश होगा, लेकिन इन दोनों का सम जो होगा वो मिलकर 110 बनाएगा। तो 110 कब बनेगा, ये तो 50 है, इसमें कितना जोड़ दें कि 110 बन जाए, तो ये सीधा सीधा 60 जोड़ दें तो 110 बन जाएगा। तो ये एंगल हमारे पास निकल कर कितना आया, 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये एंगल कितना आ गया, ये एंगल आ गया 60 डिग्री। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी कर सकते हैं जल्दी करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक आपको ये लाइन दी है और ये लाइन दी है, इसके अंदर एक ट्रायंगल बना दिया है। ट्रायंगल है, इसमें ये दिया है 127। बहिष्कोण हो गया भाई, ये मैंने जैसे अभी आपको बताया था क्या हो गया, बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल। अब ये है y, ये है आपका 50, और आपके पास ये दे रखा है x, और इनके नाम लिख लेता हूं मैं लाइंस के, a p q a b b सॉरी, और c q r एंड d। देखिए, अब इसमें आपको फाइंड क्या करना है, x और y की वैल्यू दिया क्या, ए बी सी डी के इक्वल है, और आपको x और y फाइंड करने हैं। देखिए, सबसे इजी चीज़ है ये, आप कैसे करेंगे इसे। देखिए, ये दो पैरेलल लाइंस, ये दोनों लाइन आपस में कैसी है, इसकी ट्रांसवर्स लाइन। मैं जैसे आगे बढ़ा दूं, ये मैंने आगे बढ़ा दी, तो इन दो पैरेलल लाइंस को, एक ये ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है, क्रॉस कर रही है, एक ये ट्रांसवर्स लाइन क्रॉस कर रही है। तो यदि मैं एक चीज़ देखूं, यदि ये 50 है, देखिए थोड़ा सा कुछ चीज़ें छोड़ देता हूं, इसमें से कुछ निकाल लेता हूं। ये लाइन ली मैंने और ये वाली लाइन ली, और एक ये ट्रांसवर्स लाइन ले ली मैंने। ये देखिए, ये दिया आपको 50 यहाँ पर, और इस x की वैल्यू आपसे पूछिए। तो आप अभी पीछे क्वेश्चंस में करते आए हैं, ये कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों आपस में कैसे होंगे, देखिए यहाँ z बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो आपके पास x की वैल्यू आई 50 डिग्री, ये चीज़ हो गई, आपने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब क्या काम करना है आपको, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू कैसे निकालोगे, जो चीज़ मैंने आपको अभी बताई थी एक ट्रायंगल में बहिष्कोण वाली, ये एक ट्रायंगल है और इसका ये एंगल कैसे निकालेंगे, यदि ये a है, ये b है और ये c है, तो इस एंगल का सम कितना होगा, a प्लस b। मैंने आपको अभी बताया था इस एंगल का सम कितना होगा, a प्लस b। यदि इस c की लाइन को हम आगे बढ़ा दें, इस BC को आगे बढ़ा दें, तो इस c एंगल को छोड़कर ये दोनों एंगल यहाँ आ जाएंगे, इसके इक्वल होंगे। तो आप इस ट्रायंगल को देखिए, मैं सब चीज़ मिटा दूंगा इसे। देखिए, आपके समझने के लिए चीज़ें मैं मिटा रहा हूँ। मैंने ये चीज़ें मिटा दी, तो आपके पास बिल्कुल सेम यही फिगर मिला कि नहीं। इन दोनों का सम कितना होगा, 127। x प्लस वाई इक्वल 127, और x आपके पास है 50 और y की वैल्यू आपको निकालनी है, और ये है 127। y की वैल्यू निकालोगे आप तो आएगा 77 डिग्री। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 77 डिग्री। यदि आपसे इसकी वैल्यू पूछे तो आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश, 180 अंश में से इन दोनों को घटा देंगे तो हम कितना बचेगा, वो इसकी वैल्यू आ जाएगी, आपके पास आएगी 53। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम इस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ये मैंने बेसिक NCERT क्लास 9 लाइन एंड एंगल्स के चैप्टर से उठाए हुए क्वेश्चन हैं। तो आपको क्या करना है, अब इन सारे इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। किसी भी बुक से कर सकते हैं, बहुत बुक है मार्केट में, आप किसी भी बुक से कर सकते हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट में भी ज़रूर बताएं। देखिए कमेंट क्या है, अगर आप कमेंट में बताएंगे तो थोड़ी बहुत जो कमी होंगी मैं उनमें भी सुधार करूँगा। मान लो मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, आपको लगता हो कि मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, तो उन चीज़ों को भी सुधारा जाएगा। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं, आप कमेंट करके देख सकते हैं। और यदि जिन्होंने इस ज्योमेट्री सीरीज की पहली वीडियो ज्योमेट्री बेसिक्स नहीं कंप्लीट की है, देखी नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ आपको, आई बटन पर उस वीडियो को मैंने लिंक कर दिया है, आप वहाँ जाकर उसे क्लिक करके देख सकते हैं।
ठीक है, तभी इस वीडियो को पढ़ें, क्योंकि आपको तभी चीज़ें समझ में आएंगी। पहली वीडियो आपने देखी नहीं, अब आप इस वीडियो को करने आओगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बता दी हैं। तो उससे आगे मैंने इसमें कंटिन्यू किया है, तो आपको इन चीज़ों को समझने से पहले उस वीडियो को भी देखना चाहिए। तो आप उस वीडियो को भी देखें, फिर इस वीडियो को देखें, क्वेश्चंस लगाएं, डाउट हो तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके डाउट्स का भी जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार।